शेरशाह ने 1545 में कालिंजर अभियान किया। उस समय कालिंजर का राजा था कीरत सिंह। ठीक है, ये शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। ये शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था, क्योंकि इसी सैन्य अभियान के दौरान शेरशाह उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कहते हैं कि इस आग्नेयास्त्र से को जब वो चला रहा था तो बारूद जो थी वो कालिंजर के दुर्ग के दीवारों से टकराकर पुनः शेरशाह की ओर लौटी और शेरशाह को घायल कर दिया। शेरशाह बुरी तरह घायल हुआ और अंततः मर गया। तो शेरशाह की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान ही हुई थी और इस प्रकार यह शेरशाह के जीवन का अंतिम सैन्य अभियान साबित हुआ। और इस प्रकार भारत के एक महान शासक का जीवन का भी समाप्ति हुई। भले ही इसका जीवन संक्षिप्त रहा हो, लेकिन एक शासक के रूप में, एक सेनापति के रूप में शेरशाह ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक रोमांच पैदा किया था। तो ये आप लोगों ने अभी शेरशाह को एक शासक या साम्राज्य निर्माता के तौर पर या सैनिक नेता के तौर पर अभी मैंने आपको बताया। अब आते हैं शेरशाह का प्रशासन। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आते हैं जो लास्ट पॉइंट है, वो है शेरशाह एक प्रशासक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, शेरशाह को व्यवस्था निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि एक सुधारक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि शेरशाह ने किसी नवीन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया था, बल्कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्थाओं को सुधारा था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे और उसको अपने समय के अनुकूल बनाया था। तो आइए मैं बताता हूं शेरशाह के एक प्रशासक के रूप में। तो सबसे पहले शेरशाह का प्रशासन। तो शेरशाह का प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत हद तक दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के ही समान था। यह भी एक निरंकुश राजतंत्र था। इस निरंकुश राजतंत्र में, जैसा कि पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है, कि राजा सर्वोच्च होता है, राजा समस्त शक्तियों का केंद्र होता है। यद्यपि राजा को सलाह देने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए मंत्री गण होते हैं, लेकिन मंत्री का कोई अपना व्यक्तिगत हैसियत नहीं होता है। ये राजा के ऊपर है कि वो उनकी सलाह मानेगा कि नहीं मानेगा। उसी प्रकार शेरशाह ने भी प्रशासन को चलाने के लिए कई विभागों का गठन किया था या कई विभागों की स्थापना की थी, जैसे दीवाने वजारत, दीवाने रशातल, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा। तो ये विभाग भी दिल्ली सल्तनत के समान ही थे। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? केंद्रीय प्रशासन। इसमें याद रखिएगा, राजा समस्त शक्तियों का केंद्र, राजा समस्त शक्तियों का केंद्र। राजा को उसके कार्य में सलाह देने के लिए, उसके कार्य में सहयोग करने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा, विभाग का नाम मैं यहां नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि वही विभाग जो सल्तनत में था वही शेरशाह के समय में भी था, तो इसलिए उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं प्रांतीय शासन। तो देखिएगा, शेरशाह ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस साम्राज्य को उसने अनेक सूबों में बांटा था। तो यहां ध्यान से, कई सूबों में विभाजित।
सूबे का प्रधान सूबेदार, सूबे का प्रधान कौन होता था? सूबेदार। ठीक है। अब जो था वो सूबा जो था, ये देखिएगा, सूबा कई सरकारों में विभाजित, कई सरकारों में विभाजित, कई सरकारों में विभाजित। और इस सरकार को यहां पर कहा गया है जिला। आज जो जिला जिसको हम लोग कहते हैं, उस समय शेरशाह के समय उसे सरकार कहा जाता था। और आज जिले का जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उस समय शेरशाह के समय में जिले का प्रमुख जो होता था वो सिकदार कहलाता था। सिकदार, जिले का प्रमुख सिकदार ए सिकदरान। क्या नाम था? सिकदार ए सिकदरान। और साथ ही साथ एक अन्य अधिकारी था जिसका नाम था मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान। अब आप लोग सोचिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो सिकदार ए सिकदरान सैनिक कार्य करता था। सैनिक मतलब सैनिकों की रख रखाव, देखभाल, नियुक्ति वगैरह, ये सब जो कार्य था वो सब सिकदार ए सिकदरान, यानी ये सैन्य कार्य करता था। और मुंसिफ ए मुंसिफान क्या करता था? न्यायिक कार्य। न्यायिक यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को उसने अलग कर दिया था। न्यायपालिका का कार्य करने वाले को मुंसिफ ए मुंसिफान, और कार्यपालिका का यानी प्रांत की कार्यपालिका जो थी वो सिकदार ए सिकदरान के अधीन था। ठीक है। अब आते हैं सूबा सरकार में। और सरकार, आगे गौर कीजिएगा आप लोग, हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार जो था वो परगनों में विभाजित था। सरकार परगनों में, परगना, सरकार परगनों में विभाजित। और परगना में भी दो अधिकारी। परगना के अधिकारी कौन थे? तो परगना के अधिकारी थे, पहला सिकदार और दूसरा मुंसिफ। इनका भी यहां भी वही कार्य करते थे, एक प्रशासनिक सैनिक और दूसरा न्यायिक। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर था सरकार में वही परगना में अधिकारियों का कार्य था। ठीक है। अब आते हैं स्थानीय शासन। यानी कि गांव। गांव था, इसके प्रमुख को पटवारी, चौधरी, मुखिया के नाम से हम लोग जानते हैं, या उस समय जाना जाता था। तो शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को आप लोग यहां देखिए, जो मैंने बताया तो उसको एक गौर कीजिए। ऐसे साम्राज्य, सबसे ऊपर जो था उसको साम्राज्य कहते थे, उसके नीचे सूबा, सूबा के नीचे सरकार, और सरकार के नीचे परगना, और परगना के नीचे गांव। आप लोग गौर से देखिएगा, यही था शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था। साम्राज्य, सूबा, सरकार, परगना और गांव। यहां साम्राज्य का प्रमुख राजा, सूबा का प्रमुख सूबेदार, ठीक है, सरकार का प्रमुख सिकदार या सिकदरान, परगना का सिकदार, गांव का चौधरी या पटवारी। ये आप लोग याद रखिएगा, यही शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था, शेरशाह की राजस्व व्यवस्था, गौर कीजिएगा। तो राजस्व व्यवस्था याद रखिए, शेरशाह के समय में राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। भू राजस्व को हम लोग क्या कहते थे, या किस नाम से जाना जाता है? लगान। यानी कि जमीन के उपज के
एवज में सरकार जो लगान वसूलती थी, जो भू राजस्व वसूलती थी, उसे लगान कहा जाता था। तो शेरशाह के समय में राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत था लगान। अब इस सिस्टम को देखिएगा, शेरशाह ने इस सिस्टम को कैसे व्यवस्थित किया था। तो लगान क्या था? भूमि में पर की जाने वाली कृषि के बदले सरकार को दिया जाने वाला भू राजस्व, ठीक है। अब भूमि लगान निर्धारण, तो लगान निर्धारण का स्रोत क्या होगा, ठीक है। शेरशाह का नाम इसीलिए एक प्रशासक के तौर पर आज भी याद किया जाता है कि उसने राजस्व के निर्धारण में बड़ा ही साइंटिफिक फॉर्मूला लाया था, और आज भी वो व्यवहारिक है। आज भी आप लोग जानते होंगे कि क्या बिहार का ही ले लीजिए, क्या बिहार के सभी भूमियों का उत्पादकता एक समान है? नहीं है। तो यदि उत्पादकता एक समान नहीं है, तो क्या करों का जो स्ट्रक्चर है, कर का जो मान लिया कि जो टैक्सेशन होगा, वो क्या एक ही समान होना चाहिए? नहीं। तो शेरशाह ने इस बात पर गौर करते हुए भूमि को 3 भागों में विभाजित किया। भू राजस्व के अंतर्गत जो प्रमुख इकाई क्या था? भूमि। भू राजस्व का संबंध किसे था? भूमि। और शेरशाह ने भूमि को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अच्छा, मध्यम और खराब। अच्छा, मध्यम और खराब। अच्छा, मध्यम और खराब। अब भू राजस्व की दर कितना रखा? भू राजस्व की दर उपज का 33%, उपज का 33%, अर्थात अच्छी भूमि से जो पैदावार होगी उसका 33%, मध्यम भूमि से जो पैदावार होगी उसका 33%, खराब भूमि से जो पैदावार होगी उसका भी 33%। ये भू राजस्व की दर है। लेकिन गौर कीजिएगा, शेरशाह ने सभी जगह 33% कर वसूला, भू राजस्व वसूला, लेकिन मुल्तान अपवाद था। वहां इसकी दर थी मुल्तान में अपवाद। अपवाद था कौन? मुल्तान, जहां कर की दर थी, यानी भू राजस्व की दर थी 25%, 1/4, ठीक है, वो 1/4 था। अब आते हैं आगे। आगे है कि शेरशाह, अभी आपको हमने बताया कि शेरशाह ने के समय राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। भू राजस्व निर्धारित करने का तरीका क्या था? तो जमीन की उपज के आधार पर, यानी कि जमीन की उपज के आधार पर जमीन को 3 भागों में बांटा, अच्छा, मध्यम, खराब, और उसका 33% कर के रूप में लिया जाता था। कर भुगतान का जो तरीका था वो था नगद या अनाज, दोनों रूपों में, लेकिन नगद को प्रायोरिटी दी जाती थी। अब ये हुआ, ये लगान क्या होगा, ठीक है। ये अब लगान निर्धारण, जो 33% लगान जो वसूला जाता था, उसको वसूलने का, अर्थात उसको निर्धारित करने का, लगान निर्धारित करने का तरीका क्या था? तो शेरशाह के समय लगान निर्धारण का तरीका 3 प्रकार का था: बटाई, नस्क और नगदी या जब्ती। बटाई, नस्क और नगदी, ये 3 तरीका था। ज्यादातर नस्क या बटाई प्रचलित था। खेत बटाई भी 3 प्रकारों का था: खेत बटाई, रास बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, इस तरह का। तो इस तरह का बंटवारा होता था और उसकी के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। एक और बात है कि शेरशाह ने लगान के निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश कराई, और भूमि की पैमाइश के लिए उसने सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, जो 32 इंच का होता था। ध्यान रखिएगा, शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई, पैमाइश, ठीक है, भूमि की पैमाइश करवाई। इसके लिए
सिकंदरी गज, सिकंदरी गज जो 32 इंच का, और सन की डंडी का प्रयोग, सन की डंडी का प्रयोग। ठीक है। एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बताना चाहता हूं कि शेरशाह के समय में भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि का पर्याप्त सर्वेक्षण करवाया जाता था। ठीक है। और सर्वेक्षण कराने के बाद भू राजस्व निर्धारित की जाती थी, और भू राजस्व निर्धारित होने के बाद उसको कलेक्ट करने के लिए बाकायदा एक लोगों को नियुक्त किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। तो इससे प्रशासन को अतिरिक्त खर्चा यानी प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होती थी, और इस प्रशासनिक व्यय में जो वृद्धि हुई, इस व्यय को कंपनसेट करने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए शेरशाह ने 2 अतिरिक्त कर लगाए थे, एक जरिमाना और दूसरा महासिलाना। एक कर जरिमाना और दूसरा महासिलाना। जरिमाना जो था वो सर्वेक्षण शुल्क था। क्या था? सर्वेक्षण शुल्क। और ये था कर वसूलने, जरिमाना जो था वो सर्वेक्षण अर्थात भूमि का सर्वेक्षण जो सरकारी अधिकारी करते थे उसका था, उसका खर्च। और महाशिलाना था कर संग्रह शुल्क, यानी करों को संग्रह करने में राज्य को जो व्यय करने पड़ते थे उसे कर संग्रह शुल्क के नाम से जनता से वसूला जाता था। कर संग्रह शुल्क, कर संग्रह शुल्क। ठीक है। जरिमाना याद रखिएगा, महासिलाना याद रखिएगा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जरिमाना सर्वेक्षण शुल्क 2.5%, इसका दर था 2.5। महासिलाना कर संग्रह शुल्क, इसकी दर थी 5%। ठीक है। तो ये हुआ शेरशाह की राजस्व व्यवस्था। एक चीज और याद रखिएगा, शेरशाह ने राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में पट्टा या कबूलियत, पट्टा प्रथा या कबूलियत प्रथा, याद रखिएगा आप लोग, पट्टा प्रथा या कबूलियत, कबूलियत की शुरुआत। अब सवाल है कि ये पट्टा प्रथा का या कबूलियत क्या होता था, तो जान लीजिए शेरशाह के समझ एक चीज और, रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था को प्राथमिकता। अर्थात शेरशाह ने रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था, अर्थात सरकार का जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित हुआ। जनता बिना किसी बिचौलिए के सरकार को कर अदा करती थी। दूसरी बात, शेरशाह और किसानों के बीच पट्टा प्रथा यानी कबूलियत प्रथा लागू की गई थी, यानी प्रत्येक किसान को एक पट्टा दिया जाता था जिस पर भूमि का समस्त विवरण होता था और कर की दर भी अंकित होती थी, यानी कि बाद में न तो सरकारी कर्मचारी और न ही किसान कर चुकाने या वसूलने में किसी भी प्रकार का कोई विवाद करे। ठीक है। पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा क्या हुआ आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था जान लीजिए, यूं तो सल्तनत काल में भी एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की नींव रखी गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेरशाह को एक महान सुधारक के तौर पर याद किया जाता है, और शेरशाह ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में भी शेरशाह द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया था। तो सबसे पहला सुधार क्या था कि शेरशाह के काल में बड़े पैमाने पर टकसालों की स्थापना की गई। टकसाल यानी जहां मुद्रा की छपाई होती थी। शेरशाह ने टकसाल पर राजा का नाम, क्षेत्र का नाम, प्रांत का नाम, इस तरह की, अर्थात उसने टकसाल पर
यानी मुद्रा पर टकसाल के नाम को अंकित करवाने की भी व्यवस्था की थी, ठीक है, ताकि उसकी शुद्धता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो तो उसे आसानी से निपटाया जा सके। दूसरी बात, शेरशाह ने अपने पूरे शासन काल के दौरान मुख्य रूप से 3 धातु की मुद्राएं जारी की थी। 3 मुद्राएं जारी की थी। पहला तांबा, दूसरा चांदी और तीसरा स्वर्ण। चांदी का रूप जो मुद्रा था उसे रुपया कहते थे, तांबे का दाम और सोने का असरफी। दाम, रुपया, असरफी, याद रखिएगा आप लोग। दाम जो था तांबा का, रुपया चांदी का, असरफी सोना का। ये तांबा, दाम तांबे का, रुपया चांदी का और असरफी सोने का होता था। अब एक चीज और जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ग्रेन, ये कितने ग्रेन का था? तो चांदी का रुपया था 178 ग्रेन, 178 ग्रेन, और आपको 380 ग्रेन जो था वो तांबे का दाम था, 380 ग्रेन, ठीक है, और सोने का असरफी जो था वो 167 ग्रेन, ठीक है, 167। तो दाम था तांबा का 380 ग्रेन, रुपया चांदी का 178 ग्रेन, असरफी सोना का 167 ग्रेन। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, शेरशाह ने जो चांदी का रुपया चलाया था वो ब्रिटिश मुद्रा व्यवस्था का भी आधार बना, क्योंकि 1835 शेरशाह द्वारा जो चांदी का रुपया चलाया गया वो 1835 तक प्रचलन में रहा, 1835 तक प्रचलन में, ठीक है। तो मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में शेरशाह ने महत्वपूर्ण सुधार किए थे। अब आते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था तो जान लीजिए, शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वो बड़ी ही कठोरता से न्याय करता था और उसको क्रियान्वित करता था। न्याय को शेरशाह काफी महत्व देता था और उसका कहना था कि जितने भी धार्मिक कार्य हैं उन सभी कार्यों में न्याय कार्य सर्वश्रेष्ठ है, ये शेरशाह का कहना था। उसने सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण की थी और पुलिसिंग के क्षेत्र में, अर्थात पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में उसने एक अद्भुत तरीके को आजमाया था। उसका कहना था कि यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र में या सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उस अपराध के लिए वो प्राधिकारी ही जिम्मेदार माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा, यदि अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो इस प्रकार उसने न्याय और पुलिसिंग के क्षेत्र में बड़ी कड़ाई के साथ उसको इंप्लीमेंट किया था, लागू किया था। परिणाम स्वरूप कानून गो का कहना था कि शेरशाह के शासन काल में गहनों से लदी हुई यदि कोई महिला सड़क पर चले तो मजाल नहीं है कि कोई उस महिला के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए कि न्याय व्यवस्था उसकी इतनी पक्की थी, इसीलिए उसने सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण की थी, सुल्तान ए अदल। अब आते हैं शेरशाह के जन कल्याण कार्य। तो शेरशाह के जन कल्याण कार्य, जान लीजिए शेरशाह के समय में ही शेरशाह द्वारा अनेक सड़कों और सरायों का निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। 1700 सराय। सराय क्या? सराय का मतलब था कि यह यात्रा करने वाले लोगों के लिए बीच में एक विश्राम गृह का कार्य करता था, जहां उन्हें लंबी और थकाऊ यात्रा के दौरान पेयजल, भोजन और
आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। तो अनेक सरायों का निर्माण, अनेक सरायों का निर्माण। और सराय का प्रमुख कौन होता था? शेरशाह ने इन सरायों की देखभाल के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था सिकदार। ठीक है। अब आते हैं शेरशाह द्वारा ग्रैंड ट्रंक, कहा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। और वो रोड जो था वो सोनारगांव, सोनारगांव, आइए अनेक सड़कों का निर्माण, अनेक सड़कों का निर्माण जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो बंगाल के सोनारगांव, शेरशाह ने एक सड़क का निर्माण किया था जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। वो बंगाल के सोनारगांव से होते हुए दिल्ली, बंगाल के सोनारगांव से होते हुए दिल्ली, लाहौर होते हुए सिंध तक जाती थी। ठीक है। ये काफी प्रसिद्ध रोड था, बाद में अंग्रेजों के द्वारा भी इसका मरम्मत करवाया गया। ठीक है। अब आते हैं निर्माण कार्य, शेरशाह का निर्माण कार्य। देखिएगा यहाँ जगह थोड़ा कम है। निर्माण कार्य, तो सबसे पहला है शेरशाह के निर्माण कार्य में शेरशाह का मकबरा, सासाराम का मकबरा, सासाराम का मकबरा। सासाराम का मकबरा शेरशाह के निर्माण कार्यों में सबसे अद्भुत था। यह बिहार के वर्तमान सासाराम जिले में है। यह एक जलाशय के बीच में निर्मित किया गया है। ठीक है। कनिंघम एक पुरातत्वविद थे, ब्रिटिश पुरातत्वविद कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा है। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। अब आते हैं पुराना किला। शेरशाह का एक अन्य निर्माण कार्य था पुराना किला। शेरशाह ने इसका निर्माण दिल्ली में करवाया था। कहां? दिल्ली में। दिल्ली में शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दिनपना भवन को ध्वस्त करवा दिया और उसके जगह पर पुराने किले का निर्माण करवाया। ठीक है। और इसी किले के अंदर उसने किला ए कुहना मस्जिद का भी निर्माण करवाया। किला ए कुहना मस्जिद। ठीक है। तो किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण भी दिल्ली में शेरशाह ने ही करवाया था। तो इस प्रकार शेरशाह न एक महान शासक था बल्कि वह कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में भी उसके योगदान काफी संस्मरणीय है, अविस्मरणीय है। और वर्तमान में हम लोग जहां पाटलिपुत्र यानी पटना में रह रहे हैं, 1541 में इस पटना की भी स्थापना, यानी पटना जो नाम है ये शेरशाह का ही दिया हुआ है। ठीक है। तो ये शेरशाह का था। अब एक चीज थोड़ा सा मैं बता देता हूं। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा इस्लाम शाह 1545 में शासक बनता है और 1553 तक वह राज्य करता है। ठीक है। उसके बाद इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात सूर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है और अंततः हुमायूं ने सूर सत्ता को समाप्त कर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना हुमायूं के द्वारा की जाती है। तो शेरशाह का शासनकाल या द्वितीय अफगान साम्राज्य वास्तव में संक्षिप्त रहा, लेकिन इतिहास पर इसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, विशेषकर शेरशाह ने। तो आज ये अंत हुआ। अब अगले क्लास में हम आपको अकबर से पुनः मुगल साम्राज्य का पढ़ाई से शुरू करेंगे और अकबर से आप लोग उसे पढ़कर तैयार रहिएगा। धन्यवाद। कोई सवाल है जी?